हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। और ये हमारा यूपी पुलिस बैच चल रहा है। इसमें आज हम लोग समास सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समास सीखेंगे। तो सबसे पहले समास कहते किसे हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या छोटा करना। ठीक। अब समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया सार्थक शब्द बनाते हैं तब उसे हम समास कहते हैं। हमारी बहुत सारी बुक में, जो हिंदी ग्रामर की बुक में है, उनमें समास एक बहुत मुख्य चैप्टर है। और जो हमारे एग्जाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इससे एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा इस पे अध्ययन करते हैं। ठीक। तो समास की परिभाषा आप लोगों ने सीख लिया कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं तब उसे हम समास कहते हैं। समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये हमारे समास के 6 भेद होते हैं। अब हम लोग जब बुक में पढ़ेंगे तो इसमें जैसे दिया है कि पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है। तो इससे जैसे आप लोगों के या हमारे भी समझ में पहले नहीं आता था कि प्रधान मतलब क्या है। क्या है? कोई पंचायत चुनाव तो होता नहीं है कि कौन प्रधान चुना जाएगा, कौन ये है। तो आइए जैसे समझते हैं कि ये प्रधान क्या होता है या इसमें पद जो है प्रधान कैसे होते हैं। ठीक। तो हमने आपको पहले ही बताया कि समास 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो एक शब्द को, जो हमारा पहला शब्द होता है, उसको पूर्व पद या पहला पद कहते हैं और दूसरे शब्द को दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। अब हम लोग इसके अर्थ में देखेंगे कि प्रधान का क्या अर्थ है। जैसे हमने लिख दिया गुण, हमने लिख दिया गुण, तो ये एक शब्द है। ठीक। इसके आगे जैसे हमने लिख दिया द्विगुण, तो गुण एक शब्द है लेकिन इसके आगे हमने द्वि शब्द बढ़ा दिया, तो अर्थ हमारा किससे निकलेगा? अब इस शब्द से निकलेगा। किससे निकलेगा? इस शब्द से निकलेगा। तो यहां पे मुख्य शब्द कौन सा हो गया? द्वि। ठीक। आइए आगे देखते हैं। जैसे यहां पे हमने लिख दिया हीन, तो गुण तो हमारा वही है लेकिन अर्थ हमारा किससे निकल रहा है? हीन से निकल रहा है। तो यहाँ पे ये दूसरा शब्द है, तो प्रधानता या अर्थ हमारा किससे निकल रहा है? तो जिससे हमारा अर्थ निकलता है उसी को हम, या उस शब्द को हम प्रधान कहते हैं या उस पद को प्रधान कहते हैं। अब जैसे गुणहीन, अर्थ हमारा हीन से निकल रहा है। तो अब जैसे मान लो ये हमारा तत्पुरुष समास का हो जाएगा। पहला जो शब्द हमने लिखा था द्विगुण, वो हमारा द्विगु समास का हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। दोष। अब एक हमारा शब्द हो गया गुण, एक हो गया दोष। अब इसमें क्या है कि दोनों भी एक क्वालिटी है। गुण भी एक क्वालिटी है और दोष भी एक क्वालिटी है। तो अब ये क्या हो गया? ये दोनों बराबर के हो गए। इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान है तो हमारा द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। एक शब्द हमने लिख दिया यहाँ पे स, अब ये हो गया सगुण। तो इसमें अर्थ हमारा क्या हो गया? मेन शब्द हमारा स हो गया, पहला शब्द हो गया। एक और इसी में बढ़ा देते हैं सद्गुण। क्या बढ़ा देते हैं? सद्गुण। तो गुण तो हमारा वही है लेकिन अब ये इसकी विशेषता बता रहा है।
इसकी क्या बता रहा है? सद मतलब अच्छे गुण। ये सत और गुण दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सद का मतलब जहां लगता है, सत का मतलब होता है अच्छा। अब ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। अब यहाँ पे इसका, ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि इसमें जो हमारी परिभाषा लिखी है उसमें प्रधान शब्द का मतलब क्या होता है, जिससे हमारा अर्थ निकले। पहले पद से निकले, पहला पद प्रधान हो गया। दूसरे पद से निकले, दूसरा पद प्रधान हो गया। तीसरे पद से निकले, तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद नहीं होता इसमें, तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। तो हमारा मान लो कि जैसे अन्य पद प्रधान कह देते हैं, वो हमारा बहुब्रीहि में आता है। तो अब आइए एक एक समास जैसे सीखते हैं। सबसे पहला है हमारा द्विगु समास। सबसे पहला द्विगु समास। तो इस शब्द पे ध्यान दीजिए, द्वि। द्वि ये शब्द हमारा ऐसा है कि जैसे इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाई, ट्राई, टेट्रा, तो ये भी हमारा द्वि। द्वि का अर्थ मतलब होता है दो, त्रि का अर्थ होता है तीन। तो ये क्या हो गया? द्वि, त्रि, ये सब क्या हो गया हमारा? ये संख्या है। 1 2 3 4 ये हमारी संख्या है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें द्वि, द्वि लिखा है। द्वि का मतलब होता है दो, और दो हमारा आता है गिनती में। तो कभी भी जब हमारा द्विगु समास की परिभाषा हम लोग या द्विगु समास सीखेंगे या द्विगु समास का हमको उदाहरण मिलेगा, तो उसमें क्या होगा? पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची हो जाएगा। जैसे चौराहा, चौराहा। पंचवटी, और षटकोण। क्या है इसमें? पहला पद क्या है? 4 का है या 4 गिनती है। पंचवटी में 5 है, षटकोण में 6 है, सप्तऋषि में 7 है। तो द्विगु समास में हमारे जो भी आएंगे, इसमें पहला पद क्या हमारा रहेगा? संख्यावाची रहेगा, या पूर्व पद संख्यावाची। आइए अब चलते हैं हम लोग द्वंद्व समास पे। पहले एक युद्ध होता था जिसको नाम दिया जाता था द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है कुश्ती। अब कुश्ती आप लोग देखेंगे, कुश्ती हमेशा जो है बराबरी की होती है, दो लोगों के बीच में होती है। क्या होती है? बराबरी की होती है और दो लोगों के बीच में होती है। तो इसमें आपको दो शब्द मिलेंगे। अब जब दो लोग बराबर हो गए, तो यहाँ पे जो परिभाषा में हमारे पद प्रधान वाला बात होती है, तो जब दो शब्द हो गए और कुश्ती हमेशा बराबरी की होती है, तो दोनों शब्द बराबर के ही होंगे। जैसे हमने लिख दिया हानि लाभ। हानि भी एक प्रक्रिया है, लाभ भी एक प्रक्रिया है, दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों पर हानि भी प्रधान हो गए और लाभ भी प्रधान हो गए, दोनों का अपना अर्थ है। जैसे सीता राम, सीता भी एक शब्द है, राम भी एक शब्द है। मानो हमारे धर्म में सीता राम जी का बहुत महत्व है इस जोड़े का। लेकिन यहाँ पे जैसे हम ये सीख रहे हैं, समास सीख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम शब्द ही गिनेंगे। सीता भी एक शब्द है, राम भी एक शब्द है, दोनों बराबर है, ये भी एक नाम है और ये भी एक नाम है, ठीक। लेकिन अगर इसकी एक पहचान और है, इसमें एक चिन्ह लगा रहता है, ये हानि लाभ, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसमें हमारे द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं जैसे साथ साथ, साथ साथ लिख दिए, या रात रात लिख दिए, रात रात, तो अब क्या इसमें भी द्वंद्व समास है? आप लोग जरा ध्यान दीजिए,
इसमें जैसे एक शब्द है साथ, दूसरा शब्द साथ है, रात और रात। तो हमने जैसे पहले बताया कि द्वंद्व का अर्थ होता है कुश्ती। अब मान लो जैसे मैं हूं, तो क्या मेरी कुश्ती मुझसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए साथ साथ और रात रात, योजक चिन्ह भी इसमें लगा है, दो शब्द भी आए हैं, लेकिन इसमें ये द्वंद्व समास नहीं होगा। अब आइए चलते हैं कर्मधारय समास में। तो इसमें आप लोग जैसे द्विगु समास में लिख लिए हैं कि पहला पद संख्यावाची, इसमें द्वंद्व समास की अगर परिभाषा पूछ ले या दोनों पद प्रधान। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है या दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको शब्द ना देकर सीधा डायरेक्ट परिभाषा पे आ जाता है। तो यहाँ पे इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब आइए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसमें वो शब्द आते हैं, दो शब्द जो दिए रहेंगे तो जो पहला शब्द है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा या पहला पद विशेषण होगा। जैसे नील गाय, नील गाय, तो ये हमारा दूसरा शब्द है गाय, लेकिन गाय कैसी है? नीली है। तो गाय की विशेषता ये शब्द बता रहा है। तो इसमें कभी कभी जैसे मान लो परिभाषा में इसका होता है पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण, या आपके परिभाषा में डायरेक्ट परिभाषा में पूछ लेता है कि वो कौन सा विशेषण है जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो जो हमारी विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष कहते हैं। तो विशेषण विशेष संबंध, पहला पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण पूर्व पद विशेषण, ये हमारा कर्मधारय समास में आता है। किसमें आता है? कर्मधारय समास में आता है। जितने भी आपको एग्जाम में या कहीं भी शब्द मिलेंगे उसमें जो भी हमारे विशेषण हैं, काला, नीला, पीला, हरा, ऊंचा, लंबा, छोटा, ये सब हमारे कर्मधारय समास में आएंगे। अब बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। बात करेंगे हम लोग अव्ययी भाव समास की। इसमें नोट कर लीजिए विशेषण, विशेष संबंध, या पहला पद विशेषण। पहला पद विशेषण। अब बात आती है हमारी अव्ययी भाव समास की। तो इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या पूर्व पद प्रधान। जैसे हमने लिख दिया शब्द एक जन। अब इसमें हम एक अव्यय लगा दिए। क्या लगा दिए? अव्यय लगा दिए आजन। तो इसका अर्थ, हमारा जन्म का अर्थ अब हमारे पहले शब्द आजन से निकल रहा है। दूसरा जैसे हम लिख दिए यथा शक्ति। यहां शक्ति हमारा एक शब्द है, इसके आगे हमने एक विशेषण लगा दिया यथा, यथा शक्ति। तो इसका अर्थ हो गया शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। तो इसमें देखिए हमारा अर्थ किससे निकल रहा है? शक्ति से नहीं निकल रहा है बल्कि यथा से निकल रहा है। तो इसमें ये हमारा पहला पद प्रधान हो गया या पहला पद अव्यय हो गया। अब देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है जिसमें अन्य पद प्रधान हो। तो प्रधान तो हमने आपको पहले बताया कि यहाँ प्रधान शब्द का मतलब क्या होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान। जैसे हमने एक शब्द लिखा नील
तो इसमें क्या है, पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है। तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार कर्मधारय समास होना चाहिए, लेकिन नीलकंठ का अर्थ होता है भगवान शिव या शंकर जी। इसका अर्थ हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, तो किसका है, भगवान शंकर का है। अब अर्थ देखिए, अन्य पद प्रधान का मतलब क्या है, यहाँ पे ना नील से मतलब है ना कंठ से मतलब है, मतलब अर्थ हमारा किससे निकल गया, यहाँ पे अर्थ तीसरा निकल के आ रहा है। तो अन्य पद प्रधान का मतलब ये हो गया कि हमारे नील से ना मतलब रहेगा ना कंठ से मतलब रहेगा, मतलब हमारा जैसे जो भी है वो तीसरा अर्थ निकलेगा। इसमें बहुब्री समास में आप लोगों को जैसे एक लॉजिक देता हूं कि जितने भी पर्यायवाची शब्द आएंगे, जैसे 10 कंधर, 10 हैं कंधे जिसके, 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, तो ना 10 से मतलब है ना मुख से मतलब, अर्थ इसका दूसरा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, क्योंकि ये 10 कंधर और 10 मुख ये रावण के पर्यायवाची हैं। ऐसे हमारे भगवान शिव के पर्यायवाची, भगवान शंकर के पर्यायवाची, राम के पर्यायवाची, रावण के पर्यायवाची, नदियों के पर्यायवाची, जितने भी शब्द हमारे पर्यायवाची आएंगे, आंख मूंद के आपको बहुब्री समास मार देना है। तो इसमें ये भी एक आप शार्ट में लिख सकते हैं, पर्यायवाची शब्द बहुब्री समास होते हैं, पर्यायवाची शब्द बहुब्री समास होते हैं। अब हमारा लास्ट में बच रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अब इसमें इसकी परिभाषा है उत्तर पद प्रधान होते हैं। ऐसे समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष कहलाता है। प्रधान हमने आपको पहले बता ही दिया है, जैसे हमने लिख दिया राज, तो राजा का पुत्र, तो अर्थ हमारा किससे निकल रहा है, पुत्र से निकल रहा है। हमने लिख दिया गुणहीन, जो पहले बताए थे गुणहीन, तो गुण तो मान लो शब्द हो गया, लेकिन अर्थ हमारा किससे निकल रहा है, हीन से निकल रहा है, कि गुण से रहे जिसमें गुण ना हो, तो शब्द हमारा हीन से निकल रहा है। जितने भी आपको शब्द रहित, सहित, दीन, हीन ये सब मिल जाएंगे, ये हमारे आपके तत्पुरुष समास में आएंगे। आगे और डीप में जाएंगे तो इसके तत्पुरुष के और भी भेद हैं, लेकिन ये हमारे यूपी पुलिस बैच के लिए इतना ही मान लो जैसे पर्याप्त है। अगली क्लास में थोड़ा तत्पुरुष का और वर्गीकरण कर दिया जाएगा, जो इसके 6 पार्ट हैं। उसके बाद आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। समास किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाएंगे तो उसे हम समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, तो समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, द्विग समास, द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व प्रधान में दोनों पद प्रधान, जैसे दोनों पद बराबर के होते हैं। कर्मधारय समास में हमारा विशेषण और विशेष संबंध रहता है, या पहला पद विशेषण रहता है। अव्ययी भाव समास में इसमें परिभाषा में पहला पद अव्यय होता है। अगर डायरेक्ट पूछ ले पहला पद प्रधान कौन से समास में होता है, तो अव्ययी समास में होता है। बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान होते हैं, अर्थ कोई तीसरा निकलेगा, दोनों पदों से कोई इससे मतलब नहीं रहेगा, चाहे विशेषण विशेष संबंध हो, चाहे द्विवाची हो, चाहे संख्यावाची हो, चाहे दोनों पद प्रधान हो, चाहे विशेषण विशेष संबंध रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन बहुब्री समास में हमारा एक तीसरा अर्थ निकलेगा, या जितने भी पर्यायवाची शब्द हमारे पूछे जाएंगे वो बहुब्री समास में आएंगे। और तत्पुरुष समास का ये होता है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब हमारा अर्थ दूसरे पद से निकलेगा। ठीक, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और एकदम समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही है और सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं जो हम बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।